तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम हीरे की। एक ऐसी कहानी जो करीब 700 साल पुरानी है। सोचिए, ये थी उसकी कीमत का अंदाजा। एक ऐसा नायाब पत्थर जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता था। उसे कभी खरीदा या बेचा गया ही नहीं, उसे तो बस छीना गया। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये महान रत्न आखिर अपने घर से 4000 मील दूर ब्रिटिश राजघराने के खजाने तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी की एक भारतीय खदान से। तो देखिए, इस हीरे की शुरुआती जिंदगी बहुत ही उथल-पुथल भरी थी। इसके मालिक बहुत तेजी से और अक्सर हिंसक तरीके से बदलते रहे और इसी वजह से ये हीरा बन गया परम शक्ति का प्रतीक। कहते हैं कि ये गोलकुंडा इलाके में मिला था और सबसे पहले इसे एक मंदिर में देवी की मूर्ति की आंख में जड़ा गया था, लेकिन फिर इसे लूट लिया गया और इसके बाद तो ये एक हाथ से दूसरे हाथ जाता रहा। खिलजी, तुगलक, तोमर, लोधी कई राजवंशों से गुजरकर आखिर में ये पहुंचा ताकतवर मुगलों के पास। तो चलिए अब चलते हैं मुगल दरबार में। यहां पहुंचकर ये हीरा शान और शौकत का सबसे बड़ा नमूना बन गया, लेकिन यहीं से इसके साथ एक श्राप की कहानियां भी जुड़ने लगीं। शाहजहां के लिए ये हीरा उनकी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था, पर वो ताकत ज्यादा दिन टिकी नहीं। उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और शाहजहां फिर कभी उस तख्त पर बैठ नहीं पाए। और ये जो मान्यता है, ये उस पैटर्न को एकदम सही साबित करती है जो हीरे के मुगल मालिकों के साथ बार बार देखने को मिला। अब ये बात वाकई में सोचने वाली है ना? एक तरफ वो बादशाह हैं जिनके पास ये हीरा था और जिनका अंत अक्सर बहुत दुखद हुआ, और दूसरी तरफ है अकबर महान, जिनके पास ये हीरा कभी नहीं रहा और उन्होंने एक लंबा और कामयाब शासन किया। मुगल सल्तनत अब कमजोर पड़ रही थी और इसका फायदा उठाने वाले भी तैयार थे। साल था 1739, जब एक फारसी हमलावर ने न सिर्फ मयूर सिंहासन छीना बल्कि इस हीरे को इसका मशहूर नाम भी दिया। तो किस्सा कुछ यूं है कि जब नादिर शाह ने पगड़ी खोलकर उस हीरे की चमक देखी तो उसकी आंखें चौंधिया आ गईं। कहते हैं उसे देखते ही उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर। और बस उसी दिन से इस पत्थर को मिल गया इसका नया नाम और एक नया मालिक, और यहीं से शुरू हुई इसकी भारत से फारस तक की पहली यात्रा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नादिर शाह की हत्या के बाद ये हीरा अफगानिस्तान पहुंचा और फिर इसने एक ड्रामेटिक वापसी की भारत में, और इस बार ये आया उपमहाद्वीप के सबसे ताकतवर शासकों में से एक के हाथ में। महाराजा रंजीत सिंह इस हीरे को अपनी शान समझते थे। वो इसे त्योहारों में, यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी अपनी बाजू पर पहनते थे, और जब भी कोई अंग्रेज मेहमान आता तो बड़े फख्र से उसे ये हीरा दिखाते थे। और इसी सियासी उथल-पुथल ने मौका परस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। तो बात यह है कि ऑफिशियली तो इसे एक संधि के तहत सौंपा गया, दिखाया गया, लेकिन एक ऐसी संधि थी जिसपे एक बच्चे से दस्तखत करवाए गए थे, और यही वजह है कि ये मामला आज तक इतना ज्यादा विवादों में है। पर हीरे का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब इसे एक खतरनाक समुद्री सफर से गुजरना था, और फिर इसकी शक्ल भी बदलने वाली थी अपने नए घर पहुंचने से पहले। जानते हैं, जब ये हीरा पहली बार मिला था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। वजन था इसका पूरे 793 कैरेट, जरा सोचिए। लेकिन हुआ ये कि 17वीं सदी में एक जौहरी से इसकी कटाई में बड़ी गड़बड़ हो गई और इसका वजन घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। और बात यहीं नहीं रुकी। जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो वहां के लोगों को इसकी चमक कुछ खास पसंद नहीं आई, तो प्रिंस एल्बर्ट ने इसे फिर से कटवाया और इस बार इसका 40% वजन और कम हो गया। आज हम जिस 105.6 कैरेट के कोह-ए-नूर को जानते हैं वो यही है। और हाँ, वो श्राप वाली बात याद है? ब्रिटेन पहुंचने के बाद भी उस किंवदंती का सम्मान किया गया। इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन मदर के ताज में तो जड़ा गया, लेकिन कभी किसी राजा के ताज में नहीं। तो अब आते हैं आज के दौर में। आज की तारीख में कोह-ए-नूर सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुका है, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का, विरासत, मालिकाना हक और उपनिवेशवाद की विरासत का। कम से कम 4 देश हैं जो इस हीरे पर अपना दावा करते हैं, और हर किसी के पास अपने ऐतिहासिक तर्क हैं ये साबित करने के लिए कि इसका असली मालिक कौन है। भारत की तरफ से तो कई बार इसे वापस मांगा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार का रुख हमेशा से साफ रहा है।
उनका कहना है कि अब यह हीरा ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और इसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसी चीज जिसका इतिहास इतना पेचीदा और खूनी रहा हो, उसका मालिक होने का आखिर मतलब क्या है? और इस प्रकाश के पर्वत की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?